नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। ओमिक्रॉन से कैसे बचे? जी हां, देश भर में कोरोना सिर चढ़कर बोल रहा है। कोरोना की रफ्तार को रोकना काफी मुश्किल हो रहा है। ओमिक्रॉन नाम का वेरिएंट भी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में आपको बताएंगे कि आखिर क्या करें जिससे इस महामारी से बचा जा सके। इसके लक्षण क्या है, इलाज क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि इस प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़ेंगे और वो सीधा आपके सवालों का जवाब देंगे। तो दर्शकों से भी मेरी अपील है कि कॉल करें और हमारे साथ जुड़िए। जो भी मन में आपके सवाल है कोरोना को लेकर के, उसके इलाज को लेकर के, तमाम जो आपके मन में सवाल हैं, उन सवालों का जवाब आपको सीधा डॉक्टर से मिल सकेगा। ओमिक्रॉन के लक्षण को लेकर के भी कहीं ना कहीं लोगों में अभी भी कंफ्यूजन है। लोग डरे भी हुए हैं, चिंता में भी हैं। तो देखिए, ओमिक्रॉन के जो लक्षण हैं वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं कि सीने में दबाव अगर महसूस हो तो ये ओमिक्रॉन के लक्षण हैं। अगर तेज बुखार हो आपको तो ये भी एक लक्षण है ओमिक्रॉन के। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ओमिक्रॉन कोरोना का ही एक नया वेरिएंट है जिस पर अभी भी एक्सपर्ट्स शोध कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस ओमिक्रॉन का इलाज किस तरीके से किया जाए। क्योंकि वैक्सीनेशन अब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में किया जा चुका है, लेकिन ये वैक्सीनेशन क्या ओमिक्रॉन पर असरदार होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, ये तमाम सवाल सबके मन में हैं। और इन्हीं सवालों के साथ इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही हमने ये रखा है कि आप डॉक्टर से बात कीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स ही एक अब ऐसे शख्स रह गए हैं जो हमें ये बता सकते हैं कि इस महामारी से कैसे बचा जा सके। वो जो बताते हैं हमें, उनको ध्यान से सुन करके वो जो गाइडलाइंस दे, वो जो नियम बताए, जो परहेज बताए, उसे जरूर करें और तभी इस महामारी से बचा जा सकता है। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं डॉक्टर सतीश चंद्र पांडे जी, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हैं स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, सबसे जो पहला सवाल है, जो बहुत ही बेसिक है, जो आम जनता के मन में कौंध रहा है कि आखिर कोरोना जो पुराना वेरिएंट था डेल्टा, उससे ये ओमिक्रॉन कितना डिफरेंट है और इनके अगर लक्षणों की बात करें तो उनमें कितना अंतर है? सर नहीं, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। सबसे बड़ी बात क्या है, दोनों में फ़र्क में यही है कि ये कंटेजियस ज़्यादा है, कंटेजियस फैलता बहुत। ओमिक्रॉन जो है ये ज़्यादा फैलता है, मतलब घर में किसी एक को भी हो गया तो पूरा घर को होना ही होना है। और जहाँ तक दोनों में फ़र्क में ये फ़र्क का वो सवाल है जी। तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि डेल्टा की तरह इतना डेंजरस तो नहीं है अभी तक के जितनी शोध हुई है उसके हिसाब से उतनी डेंजरस तो नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल इसमें ज़्यादा डाउन नहीं होता। जी। तो डेल्टा में ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा था, एक सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है। लेकिन फिर भी इसको हल्के से नहीं लेना है। सबसे बड़ी बात है आपको, चूँकि ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, तो आपको जितनी बचाव जो कर रहे थे, डबल मास्क लगा कर निकलिए, जितना जो डिस्टेंसिंग होती थी वो तो करना ही करना है। और जो पुराने वाले जो भी हम लोग, अच्छा जिसको वैक्सीनेशन जिसके हो गए हैं, जैसे जिसके 2 वैक्सीनेशन हो जाते हैं तो उनको कम से कम इतना डेंजरस नहीं होता। मेरा मतलब वो होगा भी, उनको मान लिया बुखार भी आया, बाकी जितने सिस्टम है, वो चेस्ट में दर्द हुआ और जो भी सिम्टम्स हुए, लेकिन कम से कम इतना है कि वो कम से कम फेटल नहीं है। बिल्कुल। जैसा डॉक्टर, इस बीच देखिए एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुरादाबाद से इब्राहिम। इब्राहिम, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं डॉक्टर से। मेरी आवाज मिल पा रही है इब्राहिम आपको? जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी, आप डॉक्टर सतीश जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं। ओमिक्रॉन किस तरह से फैलता है, इससे बचाव की तरीका थोड़ा क्या है? जैसे कि कोरोना था जी। हाँ। इसका वायरस कितनी देर तक जिंदा रहता है किसी की बॉडी पर या किसी वस्तु पर, ऐसा कुछ जानकारी दे तो अच्छा रहे। वो जी बिल्कुल। इसमें दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। माने आपको प्रिकॉशन तो वही सब लेने हैं, डबल मास्क लगाना, डिस्टेंस मेंटेन करना, बार बार हाथ धोना, साबुन से हाथ धोना, क्योंकि साबुन से हाथ धोना जो है
ये बेटर देन आप जो स्टरलाइजेशन के लिए जो लेते हैं करते हैं उससे बेटर है कि साबुन से हाथ धोइए, बार बार धोइए, तो आप सेफ रहेंगे। और दूसरी बात कि चूंकि ये कंटेजियस ज़्यादा है तो इसलिए घर में भी अगर आप एक को भी किसी को हुआ तो सबको मास्क लगाना पड़ेगा, नहीं तो सबको हो ही जाएगा। और या तो अगर दूसरे रूम में कर सके जिसको हो गया है तो आइसोलेशन हो सकता है, नहीं तो फिर सबको होना ही होना है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। और डॉक्टर साथ में देखिए इसके साथ ये भी सवाल मैं जोड़ रही हूँ जो कि इब्राहिम जी ने पूछा कि कैसे बचाव तो हम कर रहे हैं, लेकिन जब लक्षण दिख जाते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? वैक्सीनेशन तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब तो बल्कि हम तो कहेंगे कि जो हम लोग कोविशील्ड लगाए पहले, तो थर्ड डोज तो ड्यू है। अब ये गवर्नमेंट से हम लोगों ने 2-3 बार रिक्वेस्ट किया है कि अब इसमें डिले ना किया जाए, क्योंकि यूके में, यूएस में थर्ड डोज तो शुरू हो गया है जिसको बूस्टर डोज बोलते हैं। तो ये बूस्टर डोज भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। देखिए डॉक्टर रामपुर से हमारे साथ गौतम जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। गौतम, आप अपना सवाल डॉक्टर सतीश जी से पूछ सकते हैं। जी, क्या है आपका सवाल? मैम एक्चुअली ये है कि हमें क्या मेजर स्टेप्स लेने चाहिए, बिकॉज ये जो है एक मेजोरिटी के साथ बढ़ रहा है ओमिक्रॉन। जी बिल्कुल। गौतम, देखिए लगातार हम इसी चीज पर steps बात to कर take रहे हैं कि आखिर ओमिक्रॉन के लक्षण क्या हैं, और अगर ये जल्दी से फैल रहा है, जैसा कि डॉक्टर सतीश ने बताया भी कि अगर घर में किसी एक को हो रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि परिवार के दूसरे सदस्यों में भी ये फैलेगा। तो ऐसे में सबको सावधानी रखनी होगी। डॉक्टर, इसको और इलेबोरेट कीजिए, मैं चाहूंगी। हाँ, इलेबोरेशन के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जिनको अगर हो गया है तो उसको आइसोलेशन में रखना पड़ेगा, अलग कमरे में रखिए। उनका जितना भी खान पान सब कुछ है अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे इन्फेक्शन हो जाएगा, दूसरे को ये बहुत जल्दी फैलता है। तो एक तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि घर वाले भी जो बाकी लोग हैं उन लोग भी मास्क लगा के ही रहें, घर में भी रहें, क्योंकि इन्फेक्शन तो होना ही होना है। इसलिए इससे बचाने के लिए मास्क ही एक सबसे बड़ा उपाय है। और तो खैर डिस्टेंसिंग तो होना ही होना है वो। जी, तो ये 2-3 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वैक्सीनेशन जिसके नहीं हुए हैं वो तो 100% वैक्सीनेशन लगवा लें। बिल्कुल डॉक्टर। इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर राजीव त्यागी जी जुड़ गए हैं, जो कि एपेक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। सर देखिए, लगातार हम बात ये कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन को लेकर के आम जनता के मन में बहुत सारे सवाल हैं, इसके लक्षण को लेकर के, क्योंकि चूंकि ये नया वेरिएंट है, लोग जानना चाह रहे हैं कि ये कितना खतरनाक है पिछले वेरिएंट के तुलना में। सर देखिए, जो ओमिक्रॉन जो है वो जो पेरेंट जो वायरस है वो तो कोविड-19 ही है, कोरोना वायरस। और उसके बाद म्यूटेशन के बाद 32 जीन्स पे म्यूटेशन के बाद ये वायरस ओमिक्रॉन आया है। और इसका इन्फेक्टिविटी रेट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर सीवियरिटी की बात करें तो सीवियरिटी जो है कंपेरेटिवली उससे काफी कम है। अगर हम लास्ट वेव की बात करेंगे, सेकेंड वेव जो आई थी और जिसमें ये डेल्टा वायरस वाली, उससे अगर कंपेयर करेंगे तो अभी तक जो हम लोग देख पा रहे हैं उसमें एडमिशंस या सीवियरिटी या निमोनाइटिस वो बहुत ही कम है, लेकिन इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा है, केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। जी डॉक्टर, इस बीच देखिए एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके भी सवाल ले लेते हैं, क्योंकि देखिए लोगों के मन में इतने सवाल हैं और उनका जवाब सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स ही बेहतर दे सकते हैं। रामपुर से हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं फहीम। फहीम, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर से। जी देखिए, जिस तरह से ये कोरोना लगातार तेजी से बढ़ रहा है, इस कोरोना से बचाव के लिए हमें ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए कि कोरोना हम अपना काम भी करते रहें? जी डॉक्टर राजीव। देखिए इसके लिए ना हमें अभी अपनी अप्रोच को थोड़ा बदलना पड़ रहा है। जैसे पहले हम लोग ऑफिस में जाके काम करना चाहते थे, तो अभी हमें ऑनलाइन काम करने की कोशिश करना चाहिए। जो जितनी भी कंपनीज हैं उनको ये सोचना चाहिए कि उनको हाफ ऑफ द स्टाफ से काम चलाना चाहिए, हाफ ऑफ द स्टाफ को जो है वो ऑनलाइन वर्क की तरफ देखना चाहिए। अननेसेसरली जो है वो रोम नहीं करना चाहिए, अननेसेसरली घूमना नहीं चाहिए, घर पे ही रहें जितना हो सकता है, क्योंकि इसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा है। तो एक को होगा घर में तो सबको हो जाएगा। जी देखिए, बार बार हम
जब बात कर रहे हैं तो बार बार यही बात हो रही है कि अगर घर के एक सदस्य को ओमिक्रॉन होता है, यानी अगर वो कोरोना पॉजिटिव होता है तो दूसरे सदस्यों को भी होने का पूरे 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 चांसेस देखिए होती है। डॉक्टर राजीव, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कोरोना के कोई लक्षण दिखाई देते हैं किसी भी व्यक्ति में, तो सबसे पहला काम उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए तुरंत अगर कोई लक्षण दिखते हैं तो क्या तुरंत अस्पताल जाना चाहिए या घर पर ही इलाज लेना चाहिए? अगर घर पर कोई व्यक्ति इलाज ले रहा है तो उसका जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा? देखिए, अगर जो है उसको कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले तो उसको अपने सिम्टम्स को देखना पड़ेगा कि कोई फीवर है तो उसके लिए मेडिसिन डोलो या जो भी मेडिसिन है वो लेना होगा, और उसको एज सुन एज पॉसिबल आइसोलेट कर देना चाहिए हमें, बिल्कुल, ताकि बाकी लोगों को ना फैले जी। और इसमें क्योंकि वायरल डिजीज है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही है, और एक पर्टिकुलर टाइम है वायरस का, वो टाइम निकालना है जी। तो बस उसमें ज्यादा पैनिक ना हो, हाइड्रेशन मेंटेन रखें, अपना आइसोलेशन प्रॉपर रखें, अपना बाथरूम अलग रखें, और फैमिली कोशिश करें फैमिली के बाकी लोग बच जाए। बिल्कुल। नहीं तो फिर वो सबको प्रॉब्लम। डॉक्टर सतीश जी, चूंकि हमारे साथ कॉलर्स लगातार जुड़ रहे हैं, उनके सवाल भी हैं और अब से थोड़ी देर में कुछ ही क्षण में और भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, लेकिन आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, उसमें ओमिक्रॉन है या नहीं, ये तो रिपोर्ट के बाद ही पता चलती है, लेकिन इस बीच डाइट का कैसे ख्याल रखें? क्या ऐसी चीजें हैं जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज को लेनी चाहिए और क्या ऐसी चीजें हैं जो नहीं लेनी चाहिए? बहुत सही आपने पूछा। सबसे बड़ी बात है, बॉडी रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए आपको जो पौष्टिक आहार लेना है जी। और 2-3 चीज़ ज़रूरी है, जैसे विटामिन के साथ ये जिंक एडेड विटामिन लीजिए, जिंक हो, विटामिन सी हो जी। ये चीज़ एडेड रहता है तो बॉडी रेजिस्टेंस अच्छी होती है, और स्पेशली इन कोरोना केसेस के लिए, ये फाइटिंग के लिए इट इज़ गुड। जी डॉक्टर, देखिए हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं रामपुर से, अनंत आप अपना सवाल ले सकते हैं डॉक्टर सतीश से। यस मैम, मेन सवाल उठता है हमारा कि क्या कोरोना वैक्सीन हमें ओमिक्रॉन से बचा पाएगी? जी डॉक्टर। हाँ बिल्कुल, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनसे तो वैक्सीनेटेड वाले बहुत बेटर पोजीशन में रहेंगे। अभी तक जो वो चल ही रहा है कि उसका एग्जैक्ट जो है वैक्सीनेशन अलग आएगा या अभी तो इस पर रिसर्च चल ही रहा है, लेकिन इतना पक्का है कि जो 2 लगे हुए हैं जिनके, कोवैक्सीन अगर है तो बेटर है और उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जिनके दोनों वैक्सीनेशन लगे हुए हैं उनको बहुत बेटर है, कम से कम वो सेफ ऑन द सेफ साइड है। और जिनका नहीं लगा है उनका तो नेचुरली है कि उनको बिल्कुल लगवाना चाहिए। और ऐसे जो बहुत लोग अफवाह फैलाते हैं कि इससे ये नुकसान है वो नुकसान है मत लगवाओ, तो ये बहुत ही गलत बात है। वैक्सीनेशन तो बिल्कुल लगवाना चाहिए। अब तो बल्कि 3rd डोज, बूस्टर डोज के लिए बात हो रही है और होनी चाहिए, और सब जगह जब कंट्रीज़ में शुरू हो गई तो इंडिया में भी होनी चाहिए। तो मैं तो गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि वो 3rd डोज शुरू करें। बिल्कुल, तो वैक्सीनेशन के साथ साथ में देखिए बूस्टर डोज भी आ रहे हैं और इसको भी लेना बेहद ज़रूरी बताया जा रहा है, चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय हो चाहे हमारे डॉक्टर्स हो, तमाम वो भी यही कह रहे हैं कि बूस्टर डोज भी ज़रूर लीजिए। डॉक्टर राजीव, चूंकि आपसे भी एक सवाल मैं यहाँ पे करना चाहूँगी, बच्चों को लेकर के देखिए लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। परिवार में अभिभावक जो हैं वो अपनी सेहत को लेकर के तो चिंतित हैं, लेकिन साथ में बच्चों को जो चूंकि वैक्सीन नहीं लगी है, ऐसे में पेरेंट्स को कैसे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बच्चों को कैसे सेफ रखें, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, एक तो आजकल कुछ मल्टीविटामिन सिरप चल रही हैं, जैसे A to Z है या अदर सिरप्स हैं, तो वो उनको देते रहें। अगर विटामिन सी की फॉर्म मिल पाती है तो वो भी तो उनको दिलाते रहें। और उनको अभी स्कूल तो नहीं भेजे, वैसे तो अभी स्कूल ओपन भी नहीं है, बट वैसे एज सच भीड़ भाड़ वाली पब्लिक वाली प्लेसेस पे उनको ना लेके जाएं, उनको किसी भी पार्क में या एनी मतलब ऐसे प्लेसेस पे ना लेके जाएं जहाँ पे भी भीड़ भाड़ हो जी। और बच्चों को थोड़ा सा आइसोलेट ही रखें, और अगर कोई उनका एजुकेशन का माध्यम भी है तो उसको ऑनलाइन ही रखें। बिल्कुल डॉक्टर, आगे इस पर चर्चा करेंगे। रेशमा खान हमारे साथ जुड़ गई है रामपुर से, उनका सवाल ले लेते हैं। रेशमा जी, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं डॉक्टर राजीव से। हेलो डॉक्टर साहब,
मैं ये जानना चाहती हूँ ओमिक्रॉन से हम किस तरह से बचाव कर सकते हैं अपना। देखिए, इसमें से जो मेन है वो सावधानी ही बचाव है। आप पब्लिक प्लेस को अवॉइड कीजिए, भीड़ भाड़ वाली जगह पे मत जाइए, क्राउडेड एरिया को अवॉइड कीजिए, अननेसेसरली घर से बाहर ना निकलें, जहां तक हो सके ऑनलाइन ही अपने वर्क करें, और जैसे ही आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो आप तुरंत से अपने आप को आइसोलेट कर लें ताकि बाकी लोगों को ना फैले। मास्क प्रॉपर लगाएं, सैनिटाइजर, हैंड वॉश बार बार करें, यही बचाव है बस। तो देखिए, और लगातार हमारे डॉक्टर्स यही कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय, और- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी लगातार यही कहा जा रहा है कि मास्क का उपयोग जरूर करें, क्योंकि देखा जा रहा है कि पिछले दिनों लोग लापरवाही बरत रहे हैं। तो मास्क का उपयोग बस, जरूर करें, मास्क जरूर हैंड लगाएं। सैनिटाइज जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग से बचें। देखिए, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि अगर जरूरत ना हो तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं। इसको लेकर के भी लगातार हिदायतें दी जा रही हैं, और सबका सहयोग होगा तभी इस महामारी से देखिए बचा जा सकता है। डॉक्टर सतीश, चूंकि देखिए लगातार जो कॉलर्स के जो हमारे सवाल आ रहे हैं वो ओमिक्रॉन को लेकर ही ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर के जिस तरीके से अब माहौल बन गया है, लगातार ये बढ़ रहा है। ऐसे में जब एक व्यक्ति अगर संक्रमित होता है, टेस्ट होता है, उसका रिपोर्ट आता है, उस दरमियान चूंकि हम डाइट की पहले आपसे बात कर रहे थे कि क्या चीजें हैं जो उन्हें खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए, साथ ही मैं यहाँ पर यह भी सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि बच्चों की इम्यूनिटी के लिए उन्हें क्या देना चाहिए। बच्चों के लिए तो अब वैसे फॉरेन कंट्रीज़ में तो उनके भी वैक्सीनेशन शुरू हो गए हैं 3 साल से ऊपर। हमारे यहाँ अभी 15 साल से 18 साल के बीच में है, तो खैर वो तो बात की चीज़ है। अभी इस मामले में हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर बेटर होती है, तो इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए तो उतना नहीं है। लेकिन हाँ, इन लोगों को वो जैसे कहा गया कि विटामिन्स वगैरह तो देना ही ज़रूरी है, जिंक के साथ विटामिन सी, तो ये सब आप बच्चों को भी दीजिए। और जितने फल अगर खा सकें या फल के जूस दें तो ये फल बहुत ही बढ़िया रहता है। और दूध हो, पनीर, ये जितने चीज़ जो है पौष्टिक चीज़ जो है जितना खाएंगे उतना बेटर रहेगा। जी, देखिए नोएडा से संदीप जी हमारे साथ डॉक्टर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। संदीप जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि आखिर जो कोरोना वायरस के पहले आता है ये नया वेरिएंट जो ओमिक्रॉन है, तो पुराने जो वेरिएंट्स अब तक आए थे और जो ओमिक्रॉन ये इस बार आया है, तो दोनों में अंतर क्या है? ये देखिए, ये तो वेरिएंट है ना, ये तो म्यूटेशन होता रहता है। अब तो इसका भी म्यूटेशन आ गया है, फ्रांस में मिला है अभी IHU के नाम से, IHU वेरिएंट आ गया है। ये 12 पेशेंट वहाँ अभी 2-3 दिन पहले की बात है, और फ्रांस में ही मार्सेलेज में इंस्टीट्यूट में इनको डिटेक्ट किया गया। तो ये तो होता रहता है। हालांकि वो भी जो है IHU एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे ये डिटेक्ट हुआ था, तो उसी के नाम पे इसका IHU वेरिएंट के नाम से आ रहा है। तो ये तो कांस्टेंट प्रोसेस है, ये तो म्यूटेशन होता रहता है। अब ये है कि जैसे हम अब अल्टीमेटली देखिए वेरिएंट हो करके, जैसे अभी हम लोगों को जुकाम वगैरह होता है, ये भी तो वायरस है। तो ये इस तरह से धीरे धीरे म्यूटेशन होते होते अभी तो इसके और भी आएंगे। अब हम लोगों को लेकिन सेफ प्रोसीजर तो बचाना ही बचाना है, और जितना आप फॉलो करेंगे उतना बेटर रहेगा। जी, देखिए नोएडा से एक दूसरे कॉलर भी हमारे साथ डॉक्टर जुड़ गए हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, मेरा सवाल यही है कि जो हम ध्यान रखें इस समय पे वो कैसे रखें? जैसे डोज भी लग गया है, हम काम भी कर रहे हैं, तो खाने पीने का ध्यान के अलावा हम क्या कर सकते हैं जो हमें ये संक्रमण ना हो? नहीं, वो जो कहा गया सबसे बड़ी बात है, अब तो ऑनलाइन हो रहे हैं सबसे मैक्सिमम बच्चे भी स्कूल माने जो भी पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन हो रही है। बहुत से ऑफिसेज भी ऑनलाइन हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है ऑनलाइन होने से कम। हाँ, लेकिन इसमें एक बात और है, ये मैं एज अ आई सर्जन में कह रहा हूँ कि जो रेज निकलते हैं, ब्लू रेज निकलते हैं, वो लैपटॉप से और मोबाइल से, उससे रेटिना डैमेज होने का डर रहता है। इसलिए जब भी बच्चे लोग जो अभी मैं देख रहा हूँ साल भर से ही 6 महीने 6 साल से लगातार जो देखते हैं विदाउट ग्लासेस, तो ये डैमेज करता है रेटिना को।
तो इस वजह से आप लोग एंटी ग्लेयर लेंस जो होती है, एंटी ग्लेयर, वो लगा करके तब देख आराम से आप जाइए लैपटॉप पे और मोबाइल पे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये एक मैं प्रिकॉशन के लिए मैं कहूँगा। बिल्कुल, क्योंकि सावधानी ही रखना होगा इस महामारी से बचने के लिए। डॉक्टर राजीव, चूंकि एक कॉलर जुड़ गए हैं दिल्ली से हमारे साथ, उनका सवाल ले लेते हैं। उत्कर्ष, क्या सवाल है आपका? आप पूछ सकते हैं डॉक्टर राजीव से। मेरा ये सवाल था कि जो अभी कल से जो है आ रहा है कि न्यूज में अब बूस्टर डोज लगेगी, तो बूस्टर डोज से कितना फर्क पड़ेगा कोविड में? जी डॉक्टर राजीव, उत्कर्ष का ये सवाल है कि बूस्टर डोज से कितना फर्क पड़ने वाला है? देखिए, एक WHO और ICMR की जो एक जॉइंट स्टडी है, वो ये कहती है कि अगर 3 डोज इंक्लूडिंग 1 बूस्टर डोज लगी हुई हैं, तो हम लोग काफी हद तक सेफ हो जाते हैं। कोविड के जो भी वेरिएंट आएंगे या आ रहे हैं, उनसे काफी हद तक हम लोग सेफ हो जाते हैं एज पर WHO और ICMR गाइडलाइन के हिसाब से। अदर थिंग आप देखेंगे इस समय पर, जैसे करीब करीब 150 करोड़ लोगों जो है वो वैक्सीनेशन हो चुका है, तो उसका एक प्रभाव दिख भी रहा होगा कि इस बार जो सीवियरिटी है वो काफी कम है और जो एडमिशंस हैं वो भी काफी कम है। निमोनाइटिस के चांसेस काफी कम रहेंगे अगर वैक्सीनेशन लगा हुआ है तो जो भी इन्फेक्शन आएगा, ऐसा नहीं है कि वो कोविड होगा नहीं, उनको हो सकता है, लेकिन जो भी इन्फेक्शन होगा वो उतना सीवियर नहीं होगा, निमोनिया उतना सीवियर नहीं होगा, सिम्टम्स उतने सीवियर नहीं होंगे। तो दिस इज द थिंग। डॉक्टर राजीव, एक सवाल यहाँ पर ये भी हम करना चाहेंगे आपसे कि हमने देखा था कि जब फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव थी तो अगर होम आइसोलेशन की बात आती थी तो कहा जाता था कि काढ़े का उपयोग कीजिए, स्टीम लीजिए और पल्स रेट को भी नापने के लिए आप उसका मेजरमेंट करने के लिए घर पर ही सारी चीज़ें उपलब्ध रखिए। अब चूंकि ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट है, तो ऐसे में क्या जो पिछले उपाय थे होम आइसोलेशन के, क्या वही कारगर साबित हो सकते हैं? क्या उनको लिया जा सकता है? देखिए, वो एक तरह से एक आयुर्वेदिक उपाय हैं और वो हमेशा ही काम करते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, तो वो तो हमें फॉलो कर ही लेना चाहिए। और वैसे भी आयुर्वेद का एक हमेशा हो रहा है कि उससे कोई फायदा हो या ना हो, नुकसान तो कभी होता ही नहीं है। और एज पर एलोपैथी के हिसाब से, क्योंकि मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, तो मेरा यही कहना है कि अपना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एज वेल एज अपनी जो मेडिसिन है। डॉक्टर राजीव, बिजनौर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अमजद जी। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर से। हेलो जी, क्या है आपका सवाल? जी, मेरा सवाल ये है कि मैम, हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल जाएंगे, तो उनके लिए कैसे हमें बचाव करना है इस नए? अभी क्या आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं अमजद जी? नहीं, अभी तो नहीं जा रहे हैं। जब भी खुलेगा, कल से या जब से भी, कल से सुनने में आ रहा है, कल से जो है बच्चे स्कूल खुलेंगे, तो उसके लिए हमें क्या क्या बचाव करना है, जरा कुछ बताएं। जी डॉक्टर राजीव। देखिए अभी तो हम लोग तो एडवाइज नहीं कर रहे हैं कि बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, तो हमारे हिसाब से तो अभी अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि इस समय पर केसेस काफी बढ़े हुए हैं। तो वो हालांकि सिम्टम्स माइल्ड हैं, लेकिन फिर भी अभी तो हम लोग तो अवॉइड यही कहेंगे कि अभी स्कूल नहीं भेजना चाहिए बच्चों को। ऑनलाइन क्लासेस पे आप करा सकते हैं। जब ये इन्फेक्टिविटी रेट कम हो जाएगा, केसेस कम हो जाएंगे, तब आप बच्चों को भेजिएगा। और उस समय पर सेम गाइडलाइंस के साथ में कि जो मास्क है और सैनिटाइजर है, बच्चों को एडवाइस करना कि बेटा जो है हैंड वॉश वगैरह प्रॉपर करना है, तो उन्हीं सब प्रिकॉशंस के साथ में आपको भेजना होगा। लेकिन फिलहाल तो हम लोग सब मना ही कर रहे हैं कि बेटर नोट टू सेंड चिल्ड्रन टू द स्कूल। जी, और देखिए अभी तो स्कूल खुलने के अभी तो बंद भी चल रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, वो तमाम ये गाइडलाइंस जो है जारी कर चुके हैं, क्योंकि नहीं हम चाहते हैं कि जो स्थिति हमने पहले वेव में या दूसरे वेव में देखी वो स्थिति तीसरे वेव में आए। डॉक्टर सतीश, हमने देखा कि जैसा दूसरा वेव में जिस तरीके से बहुत ज़्यादा टेंशन थी बच्चों को लेकर के, उनके स्कूल को लेकर के, कुछ स्कूल्स खुल गए थे, हम देख रहे हैं कि सरकार भी लगातार इसमें सजग नजर आ रही है। क्या लगता है कि आगे भी इसी तरीके के कदम उठाए जाएं? क्या किया जाए ऐसा कि इस महामारी से ज़्यादा बच्चों को जो है सुरक्षित किया जा सके? बहुत सही कहा आपने।
और वो तो पूरा प्रिकॉशन तो लेना पड़ेगा, जैसे पहले ले रहे थे उसी को कंटिन्यू करना है। प्लस जैसा मैंने बताया कि खान पान में पौष्टिक आहार ये देना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला उसको रिपीट करें तो विटामिन सी और विटामिन जिंक वगैरह, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह पूरा देना ज़रूरी है। और बिल्कुल, तो खान पान पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बच्चों हो चाहे बड़े हों। दिल्ली से हमारे साथ अजीत जी जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। अजीत जी, क्या सवाल है? आप डॉक्टर सतीश से अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी मैम, ये डॉक्टर अजीत त्यागी से मेरा क्वेश्चन है और सतीश से भी जी। हम हमारे वैक्सीनेशन तो ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 वैक्सीन लगा चुके हैं और ये वायरस जो है इतना पैर बरपा रहा है, तो हम क्या माने, वैक्सीन कारगर नहीं है या फिर मास्क को ही हम मान लेके हमेशा के लिए मास्क ही लगाना पड़ेगा? जी डॉक्टर राजीव, देखिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वैक्सीन जो हम लगवा रहे हैं, वैक्सीन लगाया जा रहा है, इसका ओमिक्रॉन को लेकर के ही सवाल है कि ओमिक्रॉन पर इसका असर होगा या नहीं होगा, क्या किया जाए? देखिए असमंजस की जो स्थिति है, ये सवाल हर एक के मन में आ रही है। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली क्या है कि वैक्सीनेशन का बेनिफिट तो मिलेगा। बेनिफिट ये है कि पेशेंट सीवियर कंडीशन में नहीं जाएगा, उसको निमोनाइटिस नहीं होगा, उसके सिम्टम्स माइल्ड होंगे, उसकी रिकवरी बेटर हो जाएगी और उसके लाइफ थ्रेटनिंग चांसेस कम रहेंगे, आईसीयू में जाने के चांसेस या एडमिशन के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन उसके वैक्सीनेशन वाले जिसको लग चुका है उनको कोविड तो हो सकता है, सिम्टम्स उसके माइल्ड रहेंगे। और उसमें भी ये है कि तीनों वैक्सीन जब लग जाएंगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगा तीनों डोज, इंक्लूडिंग 1 बूस्टर डोज और दोनों फर्स्ट एंड सेकंड डोज, तब हम ये मानेंगे कि हमारा जो वैक्सीन का है वो पूरा 100% प्रभाव आएगा। बिल्कुल, तो हम लगातार जो है ओमिक्रॉन को लेकर के जो लोगों के मन में सवाल है, इसी पर ये खास कार्यक्रम हमने रखा है। आगे भी ये कार्यक्रम अभी जारी रहेगा। हमारे साथ डॉक्टर राजीव त्यागी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सतीश चंद्र जी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में और लगातार हम कॉल्स भी ले रहे हैं। अपने दर्शकों से कहेंगे कि जो भी आपके मन में सवाल हैं, जो दुविधा है कोरोना को लेकर के, कोरोना के नए वेरिएंट्स को लेकर के, आप कॉल करके सीधे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे और कॉल कीजिए और सीधा डॉक्टर से अपना सवाल पूछिए। तो ब्रेक के बाद फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ओमिक्रॉन से कैसे बचे, ये सवाल हर किसी के मन में है और हर तरीके की दुविधा लोग इस वक्त झेल रहे हैं और इसीलिए हम ये अपना खास कार्यक्रम लेकर के आए हैं और हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। और बता दें आपको कि सतीश चंद्र पांडे जी, जो कि पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हैं स्वास्थ्य विभाग के उत्तर प्रदेश के, तो वही डॉक्टर राजीव त्यागी जो कि एपेक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, वो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इसीलिए आपके मन में जो भी दुविधा है, जो भी सवाल है, आप सीधा डॉक्टर से पूछ सकते हैं। कॉल कीजिए, नंबर लगातार हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर सतीश जी, अब हम चूंकि लगातार बच्चों की बात कर रहे हैं, ब्रेक से पहले जब हमने बात की थी तो बच्चों की इम्यूनिटी के लिए ही बात की थी। बच्चों के जो छोटे बच्चे हैं या फिर जिन बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर है, इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? क्योंकि अभी तक देखिए हम यही देख रहे हैं कि उनके इम्यूनिटी के लिए हम अगर उसको खाद्य पदार्थ दे भी रहे हैं, फिर भी एकदम से इम्यूनिटी को बढ़ा देना या आ जाना बहुत ही मुश्किल सा होता है। बहुत सही कहा आपने। सबसे बड़ी बात है, जो अच्छे घर के हैं उनके लिए तो उतना नहीं प्रॉब्लम होगा, जो अच्छे खाते पीते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये मॉल नरिश्ड वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, जैसे गरीब घर के, गांव वाले, जो उन लोगों के इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए अगर वैक्सीन लग जाए, जैसा कि और सब देशों में हो रहा है, यूके में, यूएस में, कि उन लोग वहाँ तो 3-4 साल से ही शुरू कर देते हैं। तो हम मेरा ये रिक्वेस्ट, जैसे अभी इन्होंने 15 से 18 किया है, तो उसको कम से कम नीचे ला करके 5-6 साल से शुरू करें, जो जिससे बिल्कुल डॉक्टर, इस पर हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं। पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं कुणाल जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो, आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए और उसके बाद आप अपना सवाल पूछेंगे तो ज्यादा क्लियर हमें समझ आएगा।
तो अभी कुछ कनेक्शन में देखिए डॉक्टर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वापस से वो कॉलर हमारे साथ जुड़ जाएंगे। फिलहाल जो हम बात कर रहे थे बच्चों को लेकर के डॉक्टर, उसको पूरा कीजिए। बताइए कि कैसे कुपोषित बच्चों के साथ में उनको किस तरीके से बूस्ट किया जाए। कुपोषित बच्चों को अब जहाँ तक ये, अब तो गांव में भी जो होते हैं ना वो पीएचसी और ऐसे जो वहाँ के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से इन लोग सप्लाई करते हैं। तो बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन की जो सप्लाई होती है वो ज़रूर लें। और ये घर अब तो गांव-गांव में हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। इससे कम से कम पौष्टिक और जितने वैक्सीनेशन रहते हैं जो और सब जो डेली रूटीन वाले हैं जो और सब बच्चों को लगते हैं वो किसी को अवॉइड ना करें, वो सब लोग लगवा लें तो उससे काफ़ी बेटर होगा। अब ये गवर्नमेंट की जो नई स्कीम है उससे बहुत फ़ायदा है। कम से कम जो पौष्टिक आहार मिल रहा है बच्चों को, तो ये कुपोषित वाले जो देखिए सोनीपत से डॉक्टर हमारे साथ नसीम खान जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। नसीम जी क्या सवाल है आपका, आप पूछ सकते हैं। अभी एडवांस्ड में क्या ले सकते हैं, जैसे मतलब जो है सेफ्टी पर्पज के लिए? जी हाँ, सेफ्टी पर्पस के लिए बताया। सबसे बड़ी बात तो आपको जो डिस्टेंस मेंटेन करना और मास्क लगाना, सबसे मास्क तो खैर सबसे ज़्यादा है। डबल मास्क, बाहर जब भी निकलिए डबल मास्क, घर में रहिए तो कम से कम सिंगल मास्क लगाइए, क्योंकि यू नेवर नो, घर में किसी एक आदमी भी हो गया तो वो तो फैलना ही फैलना है। तो ये एक तो ये वाली ज़रूरी है। दूसरी बात अपना जो है बॉडी रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए जो मैंने अभी बताया भी कि विटामिन सी और जिंक और बी कॉम्प्लेक्स वगैरह लीजिए, पौष्टिक आहार लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेज नॉन वेज जो भी हैं, अगर जो भी लेते हैं, अंडा अगर खाते हैं अंडा लीजिए, या विटामिन सी का ये संतरे वगैरह, ये सब में विटामिन काफ़ी है। तो ये सब चीज़ की बहुत ज़रूरी है। और प्रिकॉशन जहाँ तक बाहर, एक तो कम से कम निकलिए, जब ज़रूरत हो तभी निकलिए, और जब निकलेंगे तो डबल मास्क लगा के निकलिए। ये आप एक वो अपना ये ड्यूटी बना लेंगे तो कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। तो ओमिक्रॉन के चांसेस कम हैं। जी, डॉक्टर राजीव आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि एपेक्स हॉस्पिटल के आप डायरेक्टर हैं, किस तरीके से जब मरीज आपके पास आते हैं तो जो पहला जो स्टेप होता है मरीज को ट्रीट करने का, वो आप क्या करते हैं और उन्हें क्या कुछ नसीहत देते हैं, क्या सलाह होती है आप लोगों की? देखिए पेशेंट दो तरीके से आता है। एक तो पेशेंट ओपीडी में आता है फीवर करके, कफ करके, सोर थ्रोट करके और जॉइंट पेन या वीकनेस करके। तो उस केस में हम उनको यही सलाह देते हैं कि आपका एज सुन एज पॉसिबल RT-PCR होना चाहिए। एंटीजन तो अभी करा लीजिए, RT-PCR की रिपोर्ट भी आ जाएगी जल्दी में। और ये जो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए, और जब तक आपकी RT-PCR की रिपोर्ट नहीं आ जाए तब तक के लिए आप आइसोलेट हो जाइए। जी देखिए, पटना से कुणाल हमारे साथ जुड़ गए, हमारे नेक्स्ट कॉलर। कुणाल क्या सवाल है आपका, आप पूछ सकते हैं। जी मेरा सवाल यही है कि जैसे हम दोनों डोज वैक्सीन का भी ले लिए हैं, सेहत पे भी अपना ध्यान रख रहे हैं, खाने पीने पे, फिर भी इसके विपरीत देखा जाए तो अभी मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, बारिश हो रहा है, तो इसमें लोग भीग रहे हैं। इस कारण मौसम चेंज से भी तबीयत खराब हो रहा है, किसी को फीवर हो रहा है, किसी को सर्दी हो रहा है। तो ये कैसे पहचाने कि उन्हें कोरोना हुआ है या मौसम चेंज के कारण उनका तबीयत खराब हुआ है? बिल्कुल कुणाल, देखिए डॉक्टर राजीव, लगातार इस टाइप के भी सवाल जो है कॉलर से हमें मिल रहे हैं। चूंकि अचानक से मौसम बदला है, दिल्ली एनसीआर की भी बात करें तो देखिए लगातार पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है, लोगों को गले में खराश हो रही है। तो ऐसे में कैसे समझें, क्या करें जो पहला स्टेप हो, क्योंकि क्या ये कोरोना है या नॉर्मल वायरल है, क्या करें सबसे पहले? देखिए अगर इस तरह के सिम्टम्स आपके मिल रहे हैं तो इसमें हमें दोनों तरफ ही हम लोग सोच के चलते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो भी जो जनरली URI है वो भी वायरल ही होता है। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो जनरली होता है इस मौसम में, वो भी एक तरह का वायरस है, ये भी एक तरह का वायरस ही है। तो इसमें जो प्रिकॉशंस हैं वो यही है कि आप जब तक अगर आप अपना टेस्ट कराएं और जब तक आपका टेस्ट का कंफर्मेशन ना हो जाए तब तक के लिए अपने को आइसोलेट कर लिए। अगर वो नेगेटिव आता है तो आप टेक इट एज ए नॉर्मल वायरल। राजीव, इसी के साथ कुणाल की ही सवाल पर मैं ये ऐड कर रही हूँ कि अगर
जब टेस्ट करवाया, टेस्ट से रिपोर्ट तक के बीच में दवाइयां ऐसी कौन सी लेनी चाहिए प्रिकॉशन के तौर पर? देखिए, जैसे अगर पेशेंट को सोर थ्रोट है, फीवर है, तो फीवर के लिए हमें जैसे पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम है, तो वो हम लोग एडवाइस करते हैं। साथ में उसके एक एंटासिड एडवाइस करते हैं, और एजिथ्रोमाइसिन का कुछ हद तक रोल है इसमें, डॉक्सीसाइक्लिन का भी रोल है, एवरमेक्टिन का भी। कितने डोज और कितने दिन तक लेने होंगे? जैसे अगर हम लोग एजिथ्रोमाइसिन हम लोग एडवाइस करते हैं तो 3 डेज के लिए एडवाइस करते हैं, 500 मिलीग्राम 1 OD फॉर 3 डेज। और अगर हम डॉक्सीसाइक्लिन एडवाइस करते हैं 100 मिलीग्राम का, तो हम लोग BD एडवाइस करते हैं, सुबह शाम एडवाइस करते हैं फॉर 5 डेज के लिए। अगर हमें सिम्टम्स स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं तो हम एवरमेक्टिन भी एडवाइस करते हैं 12 मिलीग्राम, और वो भी 1 इन ए डे लेना होता है 3 डेज के लिए जी। और इन सब के साथ में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है विटामिन सी विद जिंक के साथ में, और उसको हम लोग TDS जनरली एडवाइस करते हैं थ्राइस ए डे, सुबह दोपहर शाम, और वो हम 7 to 10 डेज के लिए एडवाइस करते हैं। बिजनौर से हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हैं, डॉक्टर पुष्पक। पुष्पक, आप अपना सवाल डॉक्टर से पूछ सकते हैं। क्या है सवाल आपका? हाँ मैडम जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि हमने ऐसा भी सुना कि बच्चों को बहुत खतरा है इससे, कोरोना से, तो वो कैसे बचा सकते हैं हम? जी देखिए, उसका जो बचाव का जो तरीका है वो यही है कि बच्चों को अननेसेसरली बाहर ना निकलने दें, स्कूल ना जाने दें, बाहर खेलने के लिए ना जाने दें, और घर पर ही बच्चों को रखें, और जो उनकी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह जो भी कराना है वो घर पर ही कराएं, और ज्यादा बच्चों में आपस में कांटेक्ट बाहर के बच्चों में ना हो। तो अगर किसी को एक को होगा तो सबको हो जाएगा उससे जी। तो अभी यही कर सकते हैं। इसके अलावा जो उनको पौष्टिक आहार जैसा डॉक्टर साहब ने बताया था वो दें, विटामिन सी का उनको टैबलेट्स वगैरह दे सकते हैं, सिरप वगैरह दे सकते हैं, मल्टीविटामिन ये कर सकते हैं, और उनको जो लेमन जूस भी दे सकते हैं, उसमें भी विटामिन सी होता है, दैट इज आल्सो गुड। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बार बार यही कहा जा रहा है कि अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़े हो। डॉक्टर सतीश, चूंकि देखिए अभी डॉक्टर राजीव भी यही कह रहे थे कि विटामिन सी दे बच्चों को, लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि और एडिशनल बच्चों को क्या दिया जा सकता है उनके सेहत को देखते हुए, उनकी हेल्थ को देखते हुए? जो पहले पुराना जो मेथड था, जो हम लोग पानी जब भी पियो तो गर्म पानी पियो या गुनगुना पानी कम से कम, ये इसकी आदत अगर लगा दें बच्चों को ना, तो कम से कम इन्फेक्शन के जो थोड़ा इन्फेक्शन होता भी है तो वो ख़त्म हो जाता है। तो ये मैं चाहूँगा कि जी डॉक्टर राजीव, आप अपनी बात को आगे ले सकते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जैसे आपने कुछ सप्लीमेंट्स बताए हैं, और क्या एडिशनल उनको दिया जा सकता है? ऐसा क्या सप्लीमेंट हो जो बच्चों को दें और उससे उनकी सेहत बने? जी डॉक्टर राजीव, एक रिपोर्ट थी WHO और ICMR की, एक रिपोर्ट थी। जी जी डॉक्टर राजीव, हम इस पर आगे चर्चा कर लेंगे। देखिए कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं रामपुर से, उनका जो है सवाल ले लेते हैं। क्या सवाल है आपका? जी देखिए, मैं जानना चाहता हूं कि ओमिक्रॉन की पहचान, कोरोना की तो पहचान हमें है, लेकिन ओमिक्रॉन की पहचान हम किस तरह से करें जिससे हम समय रहते उसका मुकाबला भी कर सकें और उससे बचाव भी कर सकें? जी डॉक्टर राजीव, अशद जी का वही सवाल है जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं कि आखिर कोरोना और ओमिक्रॉन को कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे पहचानें, और इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लें? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ओमिक्रॉन के जो सिम्टम्स हैं वो कोविड के सिम्टम्स के जैसा पुराने सिम्टम्स हैं वैसे ही सिम्टम्स आएंगे, लेकिन जो सिम्टम्स होंगे वो माइल्ड होंगे, वो बहुत सीवियर सिम्टम नहीं होंगे, उसमें ज्यादा सिम्टम्स नहीं होंगे, वो हल्के सिम्टम्स होंगे, और मे बी समटाइम्स तो एसिम्टोमेटिक होके निकल जाएगा, हल्का सा गला खराब हुआ और होके चला गया, तो ये भी संभावना रहेगी। तो इसमें इतना पैनिक बिल्कुल भी होने की जरूरत नहीं है। ओमिक्रॉन को आप एक तरह का कोविड का ही एक माइल्ड वेरिएंट मान के चलें, और उसके सिम्टम्स भी सोर थ्रोट, हाई ग्रेड फीवर और कफ, उसी टाइप के सिम्टम्स आएंगे, लेकिन निमोनिया के चांसेस इसमें काफी
कम है। जी डॉक्टर राजीव, देखिए बच्चों की बात होगी, बड़ों की बात होगी, अगर बुजुर्गों की बात की जाए तो उनमें भी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, जिससे चांसेस जो है कोरोना के अटैक की बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में ऐसे कौन से चीज़ें हैं जिनका सेवन बुजुर्गों को करना चाहिए? देखिए, एक तो विटामिन सी जो है बुजुर्गों को लेना चाहिए। जिंक के साथ में आजकल प्रिपरेशंस आ रही हैं, विटामिन सी के साथ में जिंक अलग से भी आ रहा है। जी डॉक्टर, आपको रोकना चाहूंगी, एक कॉलर हमारे साथ ललितपुर से जुड़ गई है, शिखा। आप अपना सवाल ले सकती हैं। जी शिखा जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हाँ मैडम, मेरा सवाल ये है कि अभी 15 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए तो वैक्सीन आ गई है जी, लेकिन उससे छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन तो नहीं है, तो उनके लिए क्या किया जाए ओमिक्रॉन से बचने के लिए? डॉक्टर सतीश, देखिए जो शिखा जी का सवाल है वो यही है कि 15 से 18 साल की उम्र के लिए तो वैक्सीन आ गए हैं, बच्चों को लगने शुरू भी हो गए हैं कई स्टेट में, लेकिन उनसे छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए जो माता पिता के अंदर डर है कि उन्हें कैसे सुरक्षित रखें, कैसे उनकी इम्यूनिटी बढ़ाएं, उसके लिए क्या करें? हाँ, नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मैं कहा भी कि जैसे पहले कहा गया कि एक तो बच्चों को आप घर पे रखिए, बाहर न जाने दीजिए, ऑनलाइन इनकी पढ़ाई हो, बाहर खेलने के लिए भी न भेजें। एक तो ये हुआ। दूसरी बात कि पौष्टिक आहार वगैरह दिलाइए उनको, भाई अगर दूध है, पनीर है, और सबसे बड़ी बात है ऑरेंज वगैरह, ये जिसमें विटामिन सी है, विटामिन सी, जिंक वगैरह, ये सब बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। और दूसरा ये, अगर जैसे मैं एक बार और बताया था कि अगर ऑनलाइन वो स्कूल जा रहे हैं तो लैपटॉप और मोबाइल पे जब भी देखें तो उसमें एंटी ग्लासेस होते हैं वो लगाएं, नहीं तो उसमें आपके आँख पे, रेटिना पे असर आता है। तो ये चीज़ का ख्याल आप ज़रूर रखें। मैंने बहुत केसेस देखे जो इस तरह से लोगों को परेशानी हो गई और बाद में बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये एक मैं कहूँगा कि ये ज़रूर आप इसको कीजिए। और जो भी है, सबसे बड़ी बात है पानी गर्म पिलाइए, गर्म पानी कुनकुना से शुरू कीजिए जितना वो पी सके, और आदत हो जाएगी ना, फिर वो गर्म पानी पिएंगे तो उससे जितने वायरस होते हैं गले, वो सब वही मर जाते हैं। और तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर वो स्टीम इनहेलेशन भाप ले सके तो ज़्यादा अच्छा है, फिर वो उससे जितने वायरस होते हैं वो मर जाते हैं। जी, ये पुराना जो मेथड था इसको कंटिन्यू करें। बिल्कुल। डॉक्टर राजीव, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए लगातार यही बात हो रही है, जो हमारे साथ कॉलर जुड़ी थी उन्होंने भी यही सवाल किया कि बच्चों को लेकर के कैसे क्या किया जाए, और जो चिंता है माता पिता की वो लाजमी भी है, क्योंकि बड़ों को तो वैक्सीनेटेड हो गए हैं बड़े, लेकिन बच्चों का ध्यान कैसे रखा जाए? देखिए, जैसा कि अभी बात हुई थी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बच्चों को थोड़ा सा बाकी बच्चों के साथ इंटरमिंगल ना होने दें, ज्यादा खेलने ना दें, स्कूल ना जाने दें, बाहर ना निकालें बच्चों को, घर पर ही रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें ऑनलाइन। और एक अभी WHO और ICMR की गाइडलाइंस आई थी, तो एक रिसर्च था इनका कि जो बच्चों को विटामिन D3 दे रहे हैं जी, तो उन केसेस में कोविड के चांसेस कम हैं, चाहे वो एडल्ट में हो चाहे बच्चों में। डॉक्टर राजीव, पटना से हमारे साथ कॉलर जुड़ गई हैं निर्मल, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं डॉक्टर से। हाँ हेलो जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, मैं निर्मल कुमार बोल रहा हूँ जी, सवाल पूछिए डॉक्टर से। हाँ, पूछना चाह रहा हूँ सर कि मुसहरी में एकदम खाना में देखते हैं कि कोई आदमी मास्क लगा के नहीं घूम रहा है जी, लेकिन वो लोग सर ना कोई खोरमा खा रहा है ना कोई भाप दे रहा है। और आज तक वो लोग को तो नहीं देखने कि कोरोना वायरस भरा है, तो ऐसा क्यों सर? जी निर्मल जी, आपका पहले तो आप टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए,
क्योंकि आपका जो सवाल है ना वो बहुत क्लियर समझ नहीं आ रहा है, तो मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से आप अपना सवाल रिपीट कीजिए। जी निर्मल जी, तो उनकी देखिए आवाज क्लियर नहीं थी, इसलिए उनका सवाल तो इतना क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, ये है कि ओमिक्रॉन को लेकर के जो आम जनता के मन में सवाल है वो यही बार बार देखने को मिल रहा है, घूम फिर करके यही सामने आ रहा है कि ओमिक्रॉन को लेकर के जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उन पर जो पहला स्टेप होगा उन्हें क्या लेना चाहिए। डॉक्टर सतीश, आप बताइए कि क्या उन्हें जो है पहला स्टेप लेना चाहिए। जैसे मैं पहले भी बताया कि सबसे पहली बात है आदत तो गर्म पानी पीने की करें। उससे क्या होता है कि वायरस जो भी गले नेज़ल से गले के बीच में जो रहे वो वहीं ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरा, भाप की आदत रहे तो वो भी जो है वायरस जो बचे रहते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और उसके अलावा जो पौष्टिक आहार और विटामिन सी और जिंक वगैरह ये तो लेना ही लेना है। और आइसोलेशन जो है, अगर किसी को हो गया है तो आइसोलेशन इज़ अ मस्ट। और आइसोलेशन माने पूरी तरह से आइसोलेशन करना होगा, नहीं तो घर में तो फैलना ही फैलना है। तो इस वजह से ये चीज़ का, और बाहर जो है बाकी लोगों को, बच्चों को और ऐसे भी बाहर जब निकलें तो ज़रूरी काम है तभी निकलें, अदरवाइज़ बिल्कुल ना निकलें। और बाकी ऑनलाइन सब हो ही रहा है अब तो, जो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑनलाइन आप करें। जी डॉक्टर राजीव, आपसे ही जानना चाहेंगे कि अगर देखिए चूंकि अचानक से मौसम में बदलाव आया है, पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है उसका असर दिल्ली एनसीआर में भी देखा जा रहा है, लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से अचानक से ही लोग जो शिकायत कर रहे हैं, गले में खराश होने की शिकायत जो है वो ज़्यादातर आ रही है। ऐसे में कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो उन्हें लेनी चाहिए सबसे पहले? देखिए, सबसे अच्छा तो तरीका है, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया, कि गर्म पानी पिए। और अगर गले में हल्का फुल्का खराश है तो गर्म पानी में नमक डाल के गरारे भी कर सकते हैं, या बीटाडिन गार्गल्स भी आते हैं, वो भी कर सकते हैं। और अगर जहां तक मेडिसिन की बात है तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एजिथ्रोमाइसिन का काफी अच्छा रोल है, डॉक्सीसाइक्लिन का भी अच्छा रोल है। तो आप इनमें से कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम 1 OD एडल्ट डोज है, और डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम सुबह शाम का 1 BD है, वो भी एडल्ट डोज है 5 डेज के लिए। और इसी में सिरप भी अवेलेबल हैं। जी डॉक्टर, अगर इस दौरान बच्चों में किसी तरीके का इफेक्ट समझ आए, क्योंकि बच्चों को मौसम चेंज होते ही तुरंत सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो बच्चों पर ही देखते हैं, उन पर जो है अगर उन्हें इस तरीके की कोई दिक्कत होती है तो कौन सी दवाइयां देनी चाहिए? देखिए, इसमें जो सिरप है, एजिथ्रोमाइसिन, सेफेक्सिम सिरप, ये सब अवेलेबल हैं और इजीली मार्केट में भी अवेलेबल हैं, तो दे सकते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है कि एंटीवायरल तो कोई स्पेसिफिक कोई है नहीं। जी जी। तो ये दोनों ही जो मेडिसिन हैं वो हैं वैसे एंटीबैक्टीरियल ही। जी डॉक्टर, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं पानीपत से सतीश जी। सतीश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरी उम्र 63 साल की है जी। मुझे खांसी, जुकाम, नजला और बड़ी बलगम बड़ी आती है जी। हाँ जी। आपको कोई फीवर भी है क्या? नहीं जी, बुखार नहीं है जी डॉक्टर साहब। बुखार नहीं है, सिर्फ खांसी, जुकाम, नजला है। खांसी भी, जुकाम, बलगम इतनी निकलती है जैसे बड़ी जबरदस्त बलगम निकलती है। आप स्मोकिंग तो नहीं करते हैं? बीड़ी सिगरेट वगैरह तो नहीं पीते हैं या पहले पीते हो? हाँ जी। आप कोई स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करते हैं? ना जी, ना बिल्कुल जी नहीं। देखिए, इसमें बेसिकली इनको एक एजिथ्रोमाइसिन का ये अपना कोर्स ले सकते हैं एक, और बाकी फीवर तो इनको है नहीं, तो बाकी वेट एंड वॉच कर सकते हैं। और अगर ब्रेथलेसनेस है सिग्निफिकेंटली, मुझे कोरोना एज रिलेटेड इनका COPD का कंपोनेंट भी हो सकता है, तो उस केस में डॉक्सोफाइलिन, डेरिफाइलिन का भी अच्छा रोल है।
तो सुबह सरकारी अस्पताल चला जाऊं मैं? हाँ, आप जा सकते हैं। नियर बाई जो भी हॉस्पिटल है वहां पे जाके एक बार रूटीन चेकअप करा के, अगर जरूरत लगे तो एक एक्सरे करा के और मेडिसिन ले सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए डॉक्टर्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और जो सीधा सवाल लोग कर रहे हैं उनका जवाब भी उन्हें मिल रहा है, और उम्मीद यही करते हैं कि अब जो उन्हें जवाब मिल रहा है उसी के आधार पर वो अपना इलाज करें, क्योंकि डॉक्टर्स जो सलाह देते हैं, जो सबसे पहले जो हमें जो करना है वो जो डॉक्टर्स बताते हैं हमें वही करना होता है। और हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य भी देखिए यही है कि हम सीधे जो है डॉक्टर से आपकी बात करा सके, ताकि आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं ऐसे में अस्पताल जाना अभी बिल्कुल पहला जो स्टेप है अस्पताल जाना वो ठीक नहीं है। और इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर के आए हैं, जहां हमारे साथ लगातार डॉक्टर सतीश चंद्र पांडे जी जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हैं स्वास्थ्य विभाग के उत्तर प्रदेश के। तो वहीं डॉक्टर राजीव त्यागी एपेक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, वो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो यही मैं सबसे अपील करूंगी, अपने दर्शकों से कहूंगी कि आप कॉल कीजिए, जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी आपको दवाई होगी, जो भी सजेशन होगा डॉक्टर से आपको यहीं पर मिल जाएगा, इसी कार्यक्रम के दौरान मिल जाएगा, अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर, हम लगातार ये बात कर रहे थे डॉक्टर राजीव कि जो बच्चों की बात हो रही थी कि बच्चों को जो है अगर ये मौसम बदला है और ऐसे में अगर उन्हें सर्दी जुकाम है तो कौन सी ऐसी दवा है जो उन्हें देनी चाहिए 1 से 10 साल तक के बच्चों के लिए? देखिए, जनरली जो 1 से 10 साल के बच्चे हैं, जनरली उनका वेट 20 kg के बिलो ही रहता है जनरली जी। तो उसमें हम लोग सिरप प्रिपरेशन दे सकते हैं, और इसमें एजिथ्रोमाइसिन का और सिफेक्सिन का अच्छा रोल है। वेट के अकॉर्डिंग इसको हमें टाइट्रेट करना होता है जी। तो वेट के अकॉर्डिंग हम उनको दे सकते हैं जी। और अगर उनके साथ में फीवर भी है तो फीवर के लिए भी साथ में। एक आखिरी सवाल डॉक्टर सतीश जी आपसे भी कि जो 1 से 10 साल के बच्चे हैं उनमें अगर हल्का बुखार देखा जाए, सर्दी जुकाम हो, रनिंग नोज हो, तो कौन सी ऐसी दवा देनी चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो पैरासीटामोल, बुखार है तो पैरासीटामोल तो सेफेस्ट है जी, और वो देना ही चाहिए। और जहाँ तक कभी जैसे बताया, इरिथ्रोमाइसिन का सिरप जो है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो जी वो बिल्कुल, तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया, दवाइयों के नाम भी आपको बता दिए कि अगर आपका बच्चा इफेक्टेड हो रहा है मौसम के बदलाव के साथ तो आप वो दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये जो हमारा खास कार्यक्रम है इसमें वक्त हो चला है आप लोगों से बाय करने का, लेकिन डॉक्टर सतीश चंद्र पांडे जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राजीव त्यागी हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को दोनों ही डॉक्टर्स ने बखूबी बहुत ही अच्छे से जो सलाह दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया वॉइस देखते रहिए।